हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश की बुक की फोर्थ पोम एंड द नेम ऑफ दिस पोम इज फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे। एलिजी का मतलब होता है शोक गीत। जब भी पोएट अपने किसी प्यारे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उस व्यक्ति की याद में पोएम लिखता है तो उसको एलिजी बोलते हैं। ठीक है। चर्चयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान। आगे बढ़ते हैं, पोएट के बारे में जानते हैं। थॉमस ग्रे वॉज बोर्न इन लंदन ऑन 26 दिसंबर 1716। थॉमस ग्रे का जन्म लंदन में हुआ था और कब हुआ था? 26 दिसंबर 1716 में। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री अराउंड 1742। उन्होंने 1742 के आसपास पोइट्री लिखना स्टार्ट किया। ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस एट कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने प्रोफेसर की तरह काम किया। वो वहाँ पे हिस्ट्री भी पढ़ाते थे और लैंग्वेजेस भी पढ़ाते थे। It is also said that he was one of the most learned man of his time। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने समय के मोस्ट एजुकेटेड पर्सन्स में से एक थे। He remained bachelor and died in 1771। वो आजीवन कुंवारे रहे, बैचलर रहे और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1771 में। अब पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम भी बोल सकते हो। ठीक है। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आपकी बुक में जो ये पोएम दी गई है ये पूरी पोएम नहीं है, ये बस इस पोएम का एक पार्ट है। कुछ हिस्सा यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है। इट इज़ एन एलिजी। एलिजी मैंने बताया क्या होता है, शोक गीत। इट वॉज completed in about 8 years। 8 साल लगे थे थॉमस ग्रे को ये एलिजी लिखने में। इट वॉज finished in 1750 and published in 1751। ये एलिजी 1750 में कंप्लीट हुई और छपी कब? 1751 में। इन दिस पोएम द पोएट laments over the lot of simple ignorant people who are buried in their graves। इस पोएम में पोएट दुख व्यक्त कर रहे हैं उन गरीब लोगों के लिए, उन साधारण लोगों के लिए जो वहाँ पे अपनी कब्र में दफनाए गए हैं। यहाँ पे पोएट एक चर्चयार्ड के पास है, एक कब्रिस्तान के पास है और वहाँ पे दफनाए गए गरीब लोगों के लिए, सिंपल लोगों के लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। नथिंग कैन अवेक दैम फ्रॉम देयर इटर्नल स्लीप। पोएट कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इन लोगों को वापस ला सके, इन लोगों को इनकी निरंतर जो ये सोए हुए हैं, लगातार सोए हुए हैं, इस नींद से इन लोगों को कोई जगा नहीं सकता। वी शुड नॉट मॉक एट देयर लाइफ ऑफ हम्बल बर्थ एंड हार्ड वर्क। फिर पोएट कहते हैं कि हमें या उन लोगों को जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो रिच हैं, पावरफुल हैं, उनको गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और उनके हार्ड वर्क का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग अपनी पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करते हैं और फिर जब वो मर जाते हैं तो ऐसे ही किसी साधारण सी कब्र में दफना दिए जाते हैं और कोई भी उनको पूछने वाला नहीं होता है। द पोएट कंक्लूड्स दैट नथिंग इन लाइफ इज़ एवर लास्टिंग। इस एलिजी की लास्ट में पोएट कहते हैं कि इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एवर लास्टिंग हो। एवर लास्टिंग मतलब जो ऐसा हो जो कभी ख़त्म ही ना हो पाए। ठीक है। हर चीज़ जो भी इस पृथ्वी पे है वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म होगी। ऑल लीड टू द वन एंड ओनली वन एंड। सभी चीज़ों को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ब्यूटीफुल हो, अगली हो, किसी भी चीज़ को, सबका अंत एक ही होना है और वो अंत क्या है? डेथ। सो इट इज़ यूजलेस टू रन आफ्टर फेम, मनी एंड पावर। तो ये बेकार है कि लोग दौड़ते हैं फेम के पीछे, मनी के पीछे और पावर के पीछे। फेम मतलब प्रसिद्धि,
हम लोग फेमस होना चाहते हैं ना, तो उसी की बात की गई है यहाँ पे पोएट द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी पोएम। पहले हम पोएम को स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे, उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते पोएम। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन homewards plods his weary way and leaves the world to darkness and to me। देखो, कर्फ्यू का क्या मतलब होता है? कर्फ्यू का यहाँ पे मतलब है गिरजा घर की शाम की घंटी। शाम के टाइम जो गिरजा घर में घंटी बजती है उसको बोला गया है कर्फ्यू। टॉल्स मतलब है धीरे धीरे कुछ समय तक घंटी का बजना। नेल मतलब घंटी की आवाज़। पार्टिंग डे मतलब दिन बीत रहा है, दिन का अंत हो रहा है। लोइंग हर्ड मतलब शाम को जब पशुओं का झुंड घर आ रहा होता है वापस, तो वो तेज तेज से आवाज़ निकाल रहा होता है, उसी को कहा जाता है लोइंग। और हर्ड मतलब तो आपको पता ही है, पशुओं का झुंड। ली मतलब ग्रासलैंड या चारागाह। प्लाउमैन मतलब किसान। प्लॉट्स मतलब धीरे धीरे चलता है। वेयरी मतलब थका हुआ। होमवर्ड मतलब घर की ओर। तो अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो गिरजा घर की बेल बज रही है और वो धीरे धीरे कुछ देर तक लगातार बजती जा रही है, और वो ये संकेत दे रही है कि अब दिन खत्म हो रहा है, रात आ रही है। और जो पशु हैं वो क्या कर रहे हैं? आवाज़ करते हुए अपने अपने घर की तरफ आ रहे हैं। और कहाँ से वापस आ रहे हैं? ग्रासलैंड से, चारागाह से। दिन भर पशु कहाँ रहते हैं? चारागाह में रहते हैं, घास चरते हैं। अब वो वापस आ रहे हैं। जो फार्मर है, जो प्लॉमैन है, वो भी अपने घर की तरफ आ रहा है। और वो काम उसने दिन भर किया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा थका है, इसीलिए वो धीरे धीरे चल रहा है और वो काफ़ी थका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वियरी प्लॉमैन के लिए लगा है, किसान के लिए लगा है। ठीक है, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। ये सारे लोग जो हमारे कैटल्स हैं, किसान हैं, सब कहाँ जा रहे हैं? अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और ये संसार में अंधेरा हो रहा है। और मैं यानी कि पोएट यहाँ पे अकेले रह जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हालांकि मैंने एक्सप्लेनेशन बता दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग एकदम सीक्वेंस से एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। In this stanza, the poet says that the evening bells are ringing and announcing the end of the day, and soon there will be darkness everywhere. बेल बज रही है चर्च की, जो ये बता रही है, जो ये अनाउंस कर रही है कि अब दिन खत्म हो रहा है, जल्दी ही हर जगह अंधेरा छा जाएगा। द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी स्लोली। जो हवा है वो बहुत धीरे धीरे चल रही है। द कैटल आर स्लोली रिटर्निंग होमवर्ड्स आफ्टर गेजिंग इन द ग्रासलैंड। जो हमारे कैटल्स हैं, पशु हैं, वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं घास चरने के बाद। द फार्मर इज़ टायर्ड ऑफ हिज होल डे लेबर एंड ही इज़ ऑल्सो रिटर्निंग होम स्लोली। जो हमारा किसान है, उसने दिन भर कड़ी मेहनत की है, वो भी एकदम धीरे धीरे थका हुआ है, वो इसीलिए एकदम धीरे धीरे अपने घर की तरफ आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट दैट द डे इज़ गोइंग टू बी ओवर एंड देयर विल बी डार्कनेस एवरीवेयर। सो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट कर रही हैं, क्या इशारा कर रही हैं? कि अब दिन ख़त्म होने वाला है और हर जगह अंधेरा हो जाएगा। The poet finds himself all alone in the darkness of the night। अब पोएट अपने आप को चर्च यार्ड में अकेला पाता है रात के समय में। ठीक है, आई होप आपको ये स्टैंजा और उसकी एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड स्टैंजा है, beneath those rugged elm that you trees shade, where heaves the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep।
डिफिकल्ट वर्ड्स पहले देख लेते हैं। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, रस्ट का मतलब होता है भद्दे, पुराने, रफ या ओल्ड। एल्म का मतलब होता है एक प्रकार का जंगली पेड़। यू मतलब होता है एक प्रकार का सदाबहार पेड़। हीप्स मतलब उठा हुआ। टर्फ मतलब सूखी घास। मॉल्डरिंग मतलब टूटते हुए, ढहते हुए, ब्रेकिंग अप इनटू डस्ट। हीप का मतलब ढेर। नैरो सेल मतलब छोटी कब्र। लेड, लेड मतलब दफनाए गए। रूड का यहाँ पे मतलब असभ्य से है, साधारण लोगों से है, जो गांव के अनसिविलाइज्ड सिंपल लोग होते हैं ना, उनको रूड कहा गया है यहाँ पे। फोर फादर्स मतलब एंसेस्टर यानी कि पूर्वज। हैमलेट, हैमलेट यहाँ पे छोटे से गांव को कहा गया है, ठीक है। बीनीथ दोस रजेड एल्म, अब बताया जा रहा है कि ये जो लोग दफनाए गए हैं, ये कहाँ पे दफनाए गए हैं। कुछ जो है एल्म, आपको बताया गया एल्म का क्या मतलब होता है, एक तरह का जंगली पेड़। रजर मतलब रफ, ओल्ड, पुराने, ओल्ड पेड़ के नीचे कुछ लोग दफनाए गए हैं, कुछ लोग की कब्र वहाँ पे है, कुछ लोग की कब्र सदाबहार पेड़ के नीचे छांव में है। वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ माउल्डरिंग हीप, जो कब्र है, कब्रों के ऊपर क्या जम गई है, घासें जम गई हैं छोटी छोटी, और कब्र के ऊपर की मिट्टी ऐसे लग रहा है जैसे धीरे धीरे ढह रही है, टूट रही है, और उसके ऊपर घास जमी हुई है। इससे पता चलता है कि जो कब्र है बहुत ही साधारण है। ऐसे लग रहा है कि ये लोग बहुत ही पुअर हैं, जिनको बस लाके दफना दिया गया है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, जो भी लोग वहाँ पे हैं हर कोई अपनी छोटी सी कब्र में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, ये रूट फोर फादर्स हैं, मतलब ये जो हैमलेट गांव है वहाँ के फोर फादर्स, वहाँ के पूर्वज हैं, जो कि बहुत ही साधारण हैं, बहुत ही सिंपल हैं, और उनको यहाँ पे दफनाया गया है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। In this stanza, the poet thinks about the small and simple graves and the dead bodies buried there. इस स्टैंजा में पोएट सोच रहा है उन छोटी और सिंपल कब्रों के बारे में जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया गया है। सम ग्रेव्स आर अंडर द एल्म ट्री, कुछ ग्रेव्स जो हैं वो जंगली पेड़ के नीचे हैं, कुछ ग्रेव्स कहाँ पे हैं, यू ट्री के शेड में है। एक सदाबहार ट्री होता है यू ट्री, उसके शेड में है। द अर्थ ऑफ द ग्रेव इज लूजन एंड ब्रोकन, जो वो ज़मीन है जहाँ पे वो ग्रेव बनी है वो टूट रही है धीरे धीरे, मतलब ढह रही है। देयर इज ड्राई ग्रास एवरीवेयर इन द ग्रेवयार्ड, उस ग्रेवयार्ड के चारों तरफ सूखी घास है, कब्रों के ऊपर भी घास जमी हुई है। द ग्रेव्स आर लाइक द हीप ऑफ अर्थ एंड दे आर वेरी नैरो, ये जो ग्रेव्स हैं आप देखते हो, जब कभी अगर मान लो आपने कब्रिस्तान देखा हो तो थोड़ा ग्रेव्स क्या होती हैं, उभरी हुई होती हैं ऐसे, है ना। तो ये ग्रेव्स कैसे लग रही हैं, हीप्स की तरह लग रही हैं, ढेर की तरह लग रही हैं, उभरी हुई लग रही हैं, और ये बहुत ही छोटी हैं। पुअर एंड अनसिविलाइज्ड कॉमन पीपल ऑफ द विलेज लाई बरीड इन दीज ग्रेव्स, जो बेचारे गरीब असभ्य कॉमन पीपल हैं गांव के, उनको इन ग्रेव्स में दफनाया गया है। वो लोग इन ग्रेव्स में पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड दे विल नेवर वेक अप फ्रॉम देयर स्लीप, और वो कभी भी अपनी नींद से नहीं जागेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड स्टैंजा है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion, or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. अब डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। ब्रीज मतलब होता है प्लीजेंट, सुखद। इंसेंस ब्रीथिंग मतलब ताज़ी मीठी हवा। सोलो मतलब अबाबिल पक्षी, एक तरह का बर्ड होता है अबाबिल, उसको बोलते हैं सोलो। ट्विटरिंग मतलब चहचहाना। स्ट्रॉ बिल्ड शेड यानी कि घोंसला। श्रिल, श्रिल मतलब तीखी आवाज़।
क्लैरियन मीन्स जगाने के लिए तेज ऊंची आवाज अर्थात मुर्गे की बांग। क्लैरियन यानी कि मुर्गे की बांग। इकोइंग मीन्स गूंजता हुआ या गुंजन करता हुआ, ठीक है। रोज मतलब जगाना। लोअली बेड मतलब कब्र। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये जो लोग हैं जो इन कब्र में लेटे हुए हैं वो कभी भी नहीं उठेंगे, चाहे सुबह कितनी भी ताज़ी हवा क्यों ना चले। यहाँ पे पोएट पहली लाइन में बता रहे हैं कि ताज़ी हवा चलती है सुबह, जो कि बहुत ही ताज़ी और मीठी है, ठीक है। और पक्षी चहचहा रहे हैं, और वो भी अपने घोंसले के बाहर आ गए हैं। मुर्गा बांग दे रहा है बहुत तेज से। मुर्गे की बांग से समझ में आता है हमें कि अब क्या हो रही है, सुबह हो रही है, अब हमें अपने काम पे लग जाना चाहिए। या तो कोई भी जो बिगुल बताया जाता है, या जो कोई भी तेज तेज से हॉर्न बजता है, कुछ भी हो जाए, ये जो लोग जो सोए हुए हैं इन ग्रेव्स में, वो कभी भी नहीं जगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The poet says that the poor forefathers of the village are taking permanent rest in their small graves and nothing can bring them back to life. जो गांव के फोरफादर्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, यानी कि पूर्वज हैं, वो अपनी ग्रेव में, अपनी कब्र में परमानेंट रेस्ट ले रहे हैं और कोई भी उनको जगा नहीं सकता, उनको वापस नहीं ला सकता। The morning is pleasant with a fragrant smell and the light breeze is calling everybody to get up from sleep. जो सुबह की हवा चल रही है, जिसकी इतनी अच्छी सुगंध है, वो लोगों को बुला रही है कि अब उठ जाओ, अपनी नींद से जागो। जो स्वालो पक्षी है वो भी चहचहा रही है अपने नेक्स्ट के बाहर। The cock are making loud and clear calls to announce the day. जो मुर्गा है वो भी बांग दे रहा है और वो डे को अनाउंस कर रहा है कि अब सुबह हो गई है। द रिफ्लेक्टिंग साउंड मेड बाय सम हॉर्न्स इज ऑल्सो अनाउंसिंग द डे। जो हॉर्न्स बजाए जा रहे हैं, उनके जो रिफ्लेक्टिंग, उनकी गूंजती हुई आवाज़ भी सबको बता रही है कि अब सुबह हो गई है। बट ऑल दिस थिंग्स आर अनएबल टू रोज द poor dead villagers from their sleep who lay buried in their graves. मगर ये सारी चीज़ें उन मृतक विलेजर्स को नहीं जगा पा रही है जो अपनी ग्रेव्स में लेटे हुए हैं, जो अपनी ग्रेव्स में दफन किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा फोर्थ स्टैंजा कहता है, लेट नॉट ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur hear with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. डिफिकल्ट वर्ड्स देखते हैं। एम्बिशन का मतलब यहाँ पे है एम्बिशियस पर्सन्स थे, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। मॉक मतलब मजाक उड़ाना। टॉयल मतलब डिफिकल्ट वर्क, हार्ड वर्क। होमली मतलब साधारण, सिंपल। ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट, अननोन, डिम। डिम मतलब जब कोई ऐसी चीज़ जो धुंधली हो। ग्रैंडियर मतलब महान, ग्रैंड। डिस्डेनफुल मतलब फुल ऑफ हेट्रेड, मतलब घृणाजनक ढंग से। एनाल्स मतलब रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, जीवन का लेखा, या किस्से कहानियाँ भी एनाल्स को बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो एम्बिशियस व्यक्ति होते हैं, जो कि पावरफुल व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ही ग्रेट व्यक्ति होते हैं, उनको इन गरीब लोगों के हार्ड वर्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, इनको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, ये साधारण चीज़ों पे खुश हो जाते हैं। इनकी डेस्टिनी थोड़ी सी क्या है, अस्पष्ट है, मतलब इनका भाग्य ऐसा है कि इनको कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिलती, इनको छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए छोटी चीज़ों को पाने के बाद ये खुश भी हो जाते हैं। और जो हमारे महान लोग हैं, उनको
इन साधारण लोगों पे हंसना नहीं चाहिए। जब वो इन साधारण लोगों की बातें सुनते हैं तो इनको डिस्डेनफुल स्माइल नहीं करना चाहिए, मतलब उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी मजाक नहीं उनका उड़ाना चाहिए। क्योंकि ये जो पुअर लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ बहुत ही छोटी और सिंपल होती हैं। बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ इनके पास कहने को नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक जी ही नहीं पाते अपनी पावर्टी की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से। ठीक है, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख। In this stanza, the poet says that the ambitious persons should not make fun of the simple and useful work of the poor persons. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो एम्बिशियस पर्सन्स होते हैं, जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं, जो पावरफुल पर्सन्स होते हैं, उनको गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनकी सिंप्लिसिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके हार्ड वर्क का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनका वर्क भी यूज़फुल होता है। वो भी किसी न किसी तरीके से हमें अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। देयर जॉयज़ वर वेरी सिंपल। उनके जो जॉयज़ होते हैं, जो उनकी खुशियाँ होती हैं ना, वो बहुत सिंपल होती है। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। फेट नेवर फेवर्ड देम येट दे वर ऑलवेज सेटिस्फाइड। भाग्य कभी भी उनका साथ नहीं देता, लेकिन फिर भी वो हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। सो द रिच एंड पावरफुल पर्सन्स शुड नॉट लाफ एट दैम। इसीलिए रिच और पावरफुल पर्सन्स को उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। दे शुड नॉट सी दैम विथ हेट्रेड। उनकी तरफ नफरत से भी नहीं देखना चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ द पुअर पर्सन्स वॉज वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। जब हम पुअर पर्सन्स की हिस्ट्री देखते हैं, उनके जीवन के बारे में देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनका जीवन बहुत ही छोटा और सिंपल है। पावर्टी ऑलवेज केम इन द देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। जो गरीबी है, पावर्टी का मतलब होता है गरीबी। गरीबी हमेशा इन लोगों के रास्ते में आ जाती है, इनकी प्रोग्रेस के, इनके प्रगति के रास्ते में आ जाती है। इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पंप ऑफ पावर, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave. अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब होता है ऊंचे वंश में पैदा होने का गर्व। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको अपने वंश का बड़ा अभिमान रहता है कि हाँ, मैं तो ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूँ। पंप ऑफ पावर मतलब कि दिखावा करना, अपनी पावर का दिखावा करना। इनएविटेबल मतलब निश्चित, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अलाइक मतलब समान रूप से। इनएविटेबल आर मतलब मृत्यु, डेथ। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिच होते हैं, पावरफुल होते हैं, उनको बड़ा ही गर्व रहता है, बड़ा ही घमंड रहता है अपने ऊंचे कुल का, या वो हमेशा अपनी पावर का दिखावा करते हैं। उनके पास सुंदरता होती है, उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, लेकिन जब मृत्यु आती है ना, तो सबके लिए बराबर रूप से आती है। मृत्यु किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, ब्यूटीफुल हो, अगली हो, कोई भी हो। ठीक है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। आप कितना भी फेमस हो जाओ, कितना भी पैसा हो आपके पास, सब एक ना एक दिन कहाँ पे जाने हैं? कब्र में ही जाने हैं। सारे लोग, अमीर हो गरीब हो, सबको कहाँ पे जाना है? कब्र में जाना है। यानी सबको एक ना एक दिन मरना ही है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस पोएम की, इस स्टैंजा की। In this concluding stanza, the poet says that we should not be proud of our birth in a high family or of our wealth. इस कंक्लूडिंग स्टैंजा में, कंक्लूडिंग स्टैंजा मतलब आखिरी स्टैंजा, इस आखिरी स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि हमें अपने हाई फैमिली का घमंड नहीं होना चाहिए। हमें ये घमंड नहीं होना चाहिए कि हम बहुत ही ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है। हमें अपनी पैसों का घमंड नहीं होना चाहिए। पावरफुल, ब्यूटीफुल और वेल्दी पर्सन में गेट ऑनर एंड फेम इन दिस वर्ल्ड, बट देयर एंड इज ऑल्सो लाइक द पुअर, वीक एंड अगली पीपल। जो पावरफुल लोग होते हैं, ब्यूटीफुल लोग होते हैं, या पैसे वाले लोग होते हैं,
भले ही उनको समाज में थोड़ा फेम मिल जाए, वो थोड़े समाज में फेमस हो जाए, लेकिन उनका भी अंत उन्हीं लोगों की तरह होना है जिनके पास कुछ नहीं है, जो वीक हैं, जो पुअर हैं, जो अगली हैं। तो चाहे आप पुअर हो, चाहे आप रिच हो, आप सबको एक दिन कब्र में ही जाना है। डेथ मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो मृत्यु है ना, वो डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेदभाव करना। वो भेदभाव नहीं करती, चाहे आप रिच हो या पुअर हो। रिच और पुअर के बीच में मृत्यु भेदभाव नहीं करती। सो दे शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर बर्थ। तो जो रिच लोग हैं उनको अपनी बर्थ का प्राउड नहीं करना चाहिए, अपनी पावर का प्राउड नहीं करना चाहिए, अपनी ब्यूटी, अपनी वेल्थ, किसी पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऑल लीड टू वन एंड डेथ। सब कोई को एक अंत में मृत्यु ही मिलेगी। इवन द मोस्ट ग्लोरियस पर्सन हैव टू डाई। इस धरती पे जो एकदम बहुत ज़्यादा ग्लोरियस पर्सन भी होगा ना, जिसके पास बहुत पैसा, बहुत पावर होगी, उसको भी एक ना एक दिन मरना ही है। अब बात करते हैं इस पोएम में यूज़ हुई फिगर ऑफ स्पीच की। देखो, पोएम तो ख़त्म हो गई, हमने एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच को भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें यूज़ हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन कहाँ पे यूज़ हुआ है? देखो, जो हमारा फोर्थ स्टैंजा था, जो हमारा चौथा स्टैंजा था, उसमें एम्बिशन को ऐसे दिखाया गया है जैसे वो क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। अब एम्बिशन क्या होता है? महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा तो किसी का मजाक उड़ा नहीं सकती। तो एम्बिशन को यहाँ पे ह्यूमन की तरह दिखाया गया है। यहाँ एम्बिशन को एम्बिशियस पर्सन्स की तरह दिखाया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको पहले भी बताया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स को या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो इंसान हो। अब थर्ड स्टैंजा में देखो, एक वर्ड यूज़ हुआ है ट्विटरिंग। यहाँ पे सोलो एक बर्ड है जिसके चहचहाने की आवाज़ बताई गई है। तो जहाँ पे भी किसी भी जानवर के, पक्षी के साउंड की बात हो, वहाँ पे ओनोमाटोपोइया यूज़ होता है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो साउंड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनोमाटोपोइया यूज़ हुआ है सोलो ट्विटरिंग में। ठीक है, तो आई होप आपको फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आई होगी, इस पोएम की एक्सप्लेनेशन भी समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, और अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।